हेलो वेलकम, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, एक बार फिर लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो। और आज हमारे साथ शो पर ज्वाइन कर रहे हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आज हम काफ़ी दिनों बाद मुलाकात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पहला सवाल यही ले लेता हूं कि रियल एस्टेट में तो इन दिनों काफ़ी चर्चा है, बहुत सारे सेल्स हो रहे हैं, बहुत सारी खरीदारी की बातें हो रही हैं। तो लास्ट टाइम हमने जहां छोड़ा था उसके बाद से अगर मैं खास तौर से आपसे पूछूं, क्योंकि आप बेंगलोर से बात करें, बेंगलोर मार्केट का क्या हालचाल है? मार्केट काफी फर्म फुटिंग पे ही बोल सकते हैं हम। बेसिकली इस इंडस्ट्री ने जो टर्न अराउंड देखा है लास्ट 6 मंथ्स में, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर देखेंगे तो अभी भी आपको दिखेगा कि पिछले साल से कम बुकिंग नंबर्स हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बिल्डर्स के। पर इतने बुकिंग होंगे ये भी किसी ने सोचा नहीं था। और जो बैंक इंटरेस्ट में जो गिरावट आई है, ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर रहा है। और सेकेंडली, बिल्डर्स जिनको काफी लोग ये बोला करते थे कि बिल्डर अपने प्राइस कम नहीं करता या प्राइसिंग कम नहीं हो रही, अगर आप मार्केट में जाएंगे एक अच्छे प्रोजेक्ट पे, हर बिल्डर आपके साथ बैठ के आपका पेमेंट प्लान बनाना चाहता है और आपको कुछ ना कुछ ऑफर देके आपकी डील करना चाहता है। तो ये दो तीन फैक्टर मिलके रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को काफी फर्म रख के रखे हैं। तो लास्ट टाइम से लेके अब तक मैं यही कहूंगा कि बैंगलोर मार्केट अच्छा ही कर रही है। और अब हम वेट कर रहे हैं कि कुछ नए बड़े लॉन्चेस हों अच्छे बड़े नामों के, क्योंकि पुराने जो चलते हुए प्रोजेक्ट हैं या जो रेडी प्रोजेक्ट हैं उनमें अब इन्वेंट्री खत्म होती जा रही है। उसी कारण से जो है अब नए लॉन्चेस को पुश आएगा या बिल्डर्स को करना पड़ेगा ताकि बिजनेस चलता रहे। बढ़िया है, ठीक है जी। तो चलिए हम भी यहाँ पर अपनी शुरुआत करते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं जो आनंद चौबे साहब, वो आ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? धन्यवाद जी। आशीष जी, एक्चुअली मुझे पूना रिलेटेड प्रॉपर्टी पे बात करनी थी। यहाँ पे महालुंगे मान सिटी में हाईटेक सिटी के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। तो मुझे वो जानकारी लेनी है, ये जो गवर्नमेंट ने हाईटेक सिटी का प्लान बनाया है, ये कब तक का प्लान है, कब तक पूरा हो सकता है? और वहाँ जो बिल्डर्स अभी अवेलेबल हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट अभी ये राइट टाइम है करने का या रुक के करना चाहिए? राइट, ठीक है। तो आशीष जी, ये महालुंगे में जो एक हाईटेक सिटी पुणे के अंदर बनाने का प्रस्ताव है, उसके लिए बात करना चाहते हैं। महालुंगा ऐसा इलाका है जिस पर अक्सर बात होती रहती है, तो थोड़ा आइडिया इलाके के बारे में, और अगर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आपकी नज़र में हैं तो वो भी इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। जी विपिन जी, तो मालूंगे एक में जो हाईटेक सिटी की बात है, वो तो देखिए, सरकारी कई सारे प्लान्स प्रोजेक्ट्स तो डिले से ही चलते हैं। डिस्पाइट दैट, मालूंगे का एक जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो है हिंजेवाड़ी से उसकी प्रॉक्सिमिटी। तो महालुंगे में ऑलरेडी कुछ टाउनशिप्स हैं, गोदरेज से, वीटीपी से, कोहिनूर करके एक लोकल डेवलपर हैं जो काफी बड़े लैंडलॉर्ड है, उनकी है। तो और आप देखने जाएंगे तो इन प्रोजेक्ट्स में अवेलेबिलिटी काफी कम होती जा रही है, क्योंकि कस्टमर्स को एक बार्गेन दिखाई दे रहा है बिटवीन हिंजेवाड़ी एंड महालुंगे। तो ये मार्केट जो है काफी अच्छे से उभर के आ रही है। एंड अगर वहां पे कोई जाता है, एंड ये पूना से ही है, अगर ये जाए वहां पे, तो इनको दिखेगा कि हिंजेवाड़ी सिर्फ एक नदी के किनारे, नदी के अक्रॉस है। और एक ब्रिज भी वहां पे बना हुआ है महालुंगे में। वो ब्रिज के उस तरफ थोड़ी सी रोड बाकी है, बट आई एम वेरी होपफुल कि वो रोड तो बन जाएगी। वो इतनी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जितना बड़ा एक हाईटेक सिटी का प्रोजेक्ट हो सकता है। पर हिंजेवाड़ी को देखते हुए कि जिस तरह वहाँ पे आईटी कंपनीज ऑपरेट करती हैं, तो उनका जो डिमांड है वेस्ट पुणे में आईटी की, वो तो बढ़ ही रही है। तो आई थिंक दिस जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी है वो भी आ ही जाएगा थोड़े टाइम में। पर हाउसिंग की ना तो शॉर्टेज है और ना ही उसकी डिमांड की कोई कमी है। जी, तो कोई प्रोजेक्ट आप सजेस्ट करेंगे इन्हें? जी, तो यहाँ पे गोदरेज और वीटीपी ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। एंड कोहिनूर, 3 बिल्डर हैं पूना के, जिनकी एक बड़ी सी टाउनशिप है, एक ही जगह पे है। और शायद आने वाले टाइम में कुछ और प्रोजेक्ट्स भी आएंगे वहाँ पे। जी, और उनके लिए अक्सर कॉल्स भी आते रहते हैं, बॉम्बे तक भी आते हैं, मेरे पास भी आता है। गोदरेज का कुछ ग्रीन हिल, या मुझे एग्जैक्टली प्रोजेक्ट का नाम याद नहीं, लेकिन हम मालूंगे कि प्रोजेक्ट रिवर ग्रीन,
रिवर ग्रीन जिसके लिए अक्सर कॉल्स आते रहते हैं, मार्केटिंग और प्रमोशन कॉल्स। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आनंद जी को उनके सवाल का जवाब उत्तर मिला होगा एंड पूरा एक आइडिया उन्हें लग गया होगा कि वहाँ पर जो हाईटेक सिटी का पूरा एक प्लान है की बात है और कैसे चीज़ें आगे बढ़नी है और मौजूदा प्रोजेक्ट्स में कहाँ कहाँ क्या मिल सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। संजीव कुमार साहब आ गए हमारे साथ फोन लाइन पर और बात कर रहे हैं चंडीगढ़ से। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या सेवा करें आपकी आज। नमस्कार विपिन जी। नमस्कार जी। सर, मैं संजीव कुमार महाजन बोल रहा हूँ। मैंने मोहाली में हीरो होम सेक्टर 88 में 2.5 BHK लिया था 2017 में। ओके। और इसका कॉस्टिंग मुझे पड़ा था 70 लाख। ठीक है जी। अभी सर इसकी कोई अप्रिसिएशन नहीं हुई ज्यादा और मैं अभी इसको 5 साल और रख सकता हूँ। ओके। तो मैं ये आपसे चाहता हूँ आइडिया कि इसको रखना चाहिए या अभी इसको निकाल देना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो मोहाली का सेक्टर 88 आशीष जी 70 लाख में इन्होंने 2 BHK खरीदा और आज तकरीबन 3-4 साल के आसपास भी कोई अप्रिसिएशन इन्हें नहीं मिला है। मोहाली वन ऑफ द लाइक टॉक ऑफ मार्केट था एक वक्त में और आगे उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आज की सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जिस तरह की सप्लाई वहां पर हैं या जिस तरह की चीजें वहां पर हैं, तो क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए 5 साल और या फिर निकल के कुछ और देखें? जी, मोहाली की डिमांड देखिए आती है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में जो सैचुरेशन है, कुछ नया प्रोजेक्ट आ नहीं सकते हैं, तो मोहाली जो पंजाब के अंदर पड़ता है उसकी डिमांड सैटेलाइट टाउनशिप की तरह आती है। और उसके अलावा जो नॉर्दर्न और स्टेट्स हैं जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल वगैरह, यहाँ से भी लोग काफी, पंजाब से लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं। अभी देखिए इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। अगर ये इस प्रॉपर्टी से निकले तो इनको गुड़गांव तक मिनिमम आना होगा, गुड़गांव नोएडा बेल्ट में आना होगा कि एक कायदे की इन्वेस्टमेंट कर सके। अदरवाइज मोहाली एक अच्छी सिटी की तरह उभर रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह आ रहा है। जो इन्होंने प्रोजेक्ट हीरो ग्रुप का लिया है, ये लोग अच्छा काम करते हैं। इनका जो बैकग्राउंड है वो हीरो मोटर से ही आता है। तो जो प्रोजेक्ट है वो तैयार हो जाएगा या हो चुका होगा। ओके, तो इसमें सजेशन ये होगा कि ये अगर कह रहे हैं कि इनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, या तो खुद मूव इन करें या रेंट पे डाल दें। अदरवाइज अगर निकलना है तो यहाँ से निकल के दिल्ली NCR में ही जा सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर। ओके, क्लोजेस्ट वही पड़ता है जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि कंटिन्यूअसली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रियल एस्टेट विल डू वेल, प्राइसिंग विल डू वेल। स्पेशली अब पिछले 3 सालों में अप्रिसिएशन नहीं आया मोहाली में, वो तो पूरी देश की स्टोरी है कि किसी भी शहर में शायद अप्रिसिएशन देखने को नहीं मिला है। तो मेरा सुझाव तो यही होगा, अगर होल्ड कर सकते हैं तो मोहाली में बने रह सकते हैं, अच्छी रेंटल इनकम कमा सकते हैं। नहीं तो अगर एपिटाइट है तो दिल्ली NCR मार्केट में आ सकते हैं। चलिए, तो संजीव साहब, 2 बिल्कुल क्लियर कट रास्ते हैं। बने रह सकते तो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अप्रिसिएशन भी आगे आएगा। अभी रेंटल लीजिए और अगर आपको लग रहा है, मन नहीं मान रहा है कि 3 साल हो गए वहीं के वहीं हैं, तो फिर थोड़ा स्कोप जो ज़्यादा है वो दिल्ली NCR के मार्केट में है। उस पर भी विस्तार से किसी दिन आपको और बता लेंगे, लेकिन यहाँ से निकलने का विकल्प आपके लिए खुल सकता है। दिल्ली में फिर नोएडा हो गया, या नोएडा के बाद आप गुड़गांव ले लें। बहुत बहुत सारे मार्केट्स हैं, फिर अलग से उस पर बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन यहाँ से आप चाहें तो निकल भी सकते हैं और अगर होल्ड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, तो होल्ड भी करें। आगे शायद हम देखेंगे, उतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन एप्रिसिएशन जरूर आ जाएगा और तब तक रेंटल इनकम आपके लिए रहेगी। चलिए फटाफट एक ईमेल लेते हैं हम, और यह है राहुल शर्मा साहब का। पुणे से आप भेज रहे हैं, बता रहे हैं कि 2 BHK फ्लैट आप लेना चाहते हैं धनोरी में। मैग्नम लाइफस्टाइल देखा है आपने और करीब 44.5 लाख के आसपास का ये कीमत है। 7th हेवन में ये भाव 50 लाख का है। तो कौन सा प्रोजेक्ट इन दोनों में से अच्छा रहेगा? अपने होम टाउन से ऑनलाइन प्रॉपर्टी बुकिंग कैसे की जा सकती है? शायद ये फ़ोन पर होते तो ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है इनसे सवाल लेने में, लेकिन फिर भी तो ये 2 प्रोजेक्ट है सर। आशीष जी, इनमें से किस में जाना चाहिए? अब 5-1 लाख रुपए का अंतर भी है और वो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन बुक हो जाएंगे क्या? तो हमारी जो स्टडी ये बता रही है कि 7th हेवन एक रेडी प्रॉपर्टी है वर्सेस मैग्नम लाइफस्टाइल। तो आई थिंक वन डिफरेंस उसके कारण भी है प्राइसिंग में। 7th हेवन की जो एमिनिटीज वगैरह हैं वो मैग्नम से बेटर है, तो इसी कारण से शायद प्राइसिंग डिफरेंस जो आ रहा है। अब धानोरी के बारे में मैं बता सकता हूँ कि धानोरी एक अच्छी लोकेलिटी की तरह, अफोर्डेबल टू मिड इनकम लोकेलिटी की तरह पूना ईस्ट में आ रहा है। ये पूरा एरिया एयरपोर्ट के विसिनिटी में पड़ता है पुणे के।
तो अगर कोई पुणे से फेमिलियर हो तो पूना का एयरपोर्ट एक तरफ हो जाता है और अभी भी लोगों को सिटी के बीच में से निकल के पूना एयरपोर्ट अप्रोच करना पड़ता है। तो इधर से धानोरी से एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और वही एक काफी बड़ा ड्राइविंग फैक्टर रहा है इस एरिया के लिए। येरवड़ा और सेंट्रल पूना में जो ऑफिसेज हैं, आईटी पार्क्स वगैरह हैं, वहाँ की कनेक्टिविटी काफी अच्छी आती है, तो एरिया में इनको कोई इशू नहीं आएगा। अब बात आती है ऑनलाइन प्रॉपर्टी बुक करने की। काफी माध्यम है, इससे पहले बिल्डर्स इतने ओपन नहीं थे ऑनलाइन के लिए, सिर्फ एडवर्टाइजिंग वगैरह में ही ज्यादा इन्वेस्ट करते थे। वो भी मैं कहूंगा कि जितना करना चाहिए पोटेंशियल से कम करा करते थे। लेकिन अब डेवलपर्स के साथ आप एंगेज कर सकते हो ऑनलाइन, आप उनके वर्चुअल विजिट्स वगैरह ले सकते हो, बुकिंग फॉर्म वगैरह भर सकते हो, आप उनको पेमेंट्स कर सकते हो। तो डेवलपर्स ने ये एवेन्यूज अब कस्टमर्स के लिए खोल दिए हैं। फिर भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह के लिए, उसके लिए कस्टमर को शायद फिजिकली आना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बुकिंग फॉर्मेलिटीज डेफिनेटली डेवलपर्स ऑनलाइन एनेबल कर देते हैं। जी, ठीक है। तो आई होप कि हमारे साथ नहीं थे अभी राहुल, लेकिन ये है कि उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत अच्छे से और विस्तार के साथ समझा दिया है यहाँ पर आशीष जी ने। और चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे और कुछ और जवाब और कुछ और बातें भी करेंगे, कुछ मार्केट्स को, कुछ पॉकेट्स को खंगालने की कोशिश करेंगे। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे आज के प्रॉपर्टी गुरु हैं आशीष महाजन साहब, उनसे आपके सवालों के जवाब ले रहे हैं और कुछ रियल एस्टेट पर यहाँ बढ़िया सी चर्चा भी हो रही है। तो ब्रेक से पहले कई कॉलर से बातचीत हुई, कुछ मेल्स लिए और अब हमारे अगले कॉलर हैं सुनील बटघरे साहब। तो सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार जी, मैं सुनील बटघरे बोल रहा हूँ जी। मैंने एक प्रॉपर्टी न्यू बॉम्बे उल्वे में ली है, जो एयरपोर्ट पे करीब 5 मिनट के हार्डली डिस्टेंस पे है। इट इज ए 2.5 BHK का एक फ्लैट है और मैंने करीब इसमें 45 लाख इन्वेस्ट किए थे। जी। अभी 3-4 साल हो गए हैं। अभी मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे इस प्रॉपर्टी में अभी बने रहना चाहिए या इसको निकालना चाहिए। तो 45 लाख आपने इन्वेस्ट किए थे और आज आपको क्या भाव मिल रहा है? आज समझिए करीब 80 to 90 के आसपास है उसका। जी, बढ़िया। तो उल्वे की भी कहानी थोड़ी अलग कहानी है आशीष जी। उल्वे एक समय में इतना हॉटस्पॉट था मुंबई के अंदर कि वहां पर भाव बहुत तेजी से भागे और फिर वो जाके रुक गए। हालांकि अगर हम बात करें सुनील की, तो जो जैसा बता रहे हैं कि 45 लाख के आसपास लिया और आज 80 या 82 या 90 जो भी है, तो ऑलमोस्ट डबल या उसके पास पहुंचे हैं। तो चलिए, इनके लिए तो कोई ऐसी नुकसान वाली बात नहीं हुई, बहुत बढ़िया बेनिफिट है। लेकिन क्या अब इन्हें इसमें रहना चाहिए, यहाँ से थोड़ा और स्कोप है, या फिर ये अपना यहाँ से प्रॉफिट निकाले और कुछ और देखें? जी, अगर हम इनके प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो तो बहुत ही अच्छा है, शानदार है। इनफैक्ट सोचा जा सकता है कि ये पैसा निकाल के यहाँ से मे बी पनवेल के बियॉन्ड कहीं पे इन्वेस्ट किया जाए। अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरीज ऐसे ही प्ले आउट करती हैं। हमने थोड़ी देर पहले भी ऐसा ही एक सवाल लिया था कि गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमेशा डिले से ही चलते हैं। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आई थिंक 1 डेकेड का तो डिले हो ही चुका है। काफी एग्रेसिवली लास्ट ईयर प्लान किया गया था, पर अब कोरोना वायरस और ये सब के हो जाने के कारण, स्लो डाउन आने के कारण, आई थिंक आप मान लीजिए अगर 2 साल लगने थे तो 2 और ऐड कर सकते हैं उसके ऊपर। उल्वे में एयरपोर्ट आएगा ये तो अब ऑलमोस्ट पक्का और श्योर ही है, ठीक है। तो अगर ये होल्डिंग कैपेसिटी है तो इस तरह के एरियाज डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे ही जिस समय एयरपोर्ट आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ से पैसा निकाल के कहीं और पे ज्यादा प्रॉफिट बना सकता हूँ सेम इन्वेस्टमेंट से? श्योर। मतलब आप जनरली अगर आप देखें तो लोअर टिकट में अगर आप आते हैं और एक प्रोजेक्ट में, ऐसे प्रोजेक्ट में आता है जो बन भी जाता है, डिलीवर भी हो जाता है, उसकी रिटर्न हमेशा आपको एक हायर टिकट से ज्यादा ही आएगी, क्योंकि हमेशा बायर्स रहते हैं लोअर टिकट के लिए, नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ से निकाल के मतलब सेम कैचमेंट में आप थोड़ा सा दूरी में ले लीजिए। उल्वे एकदम एयरपोर्ट के पास में हो गया, आप थोड़ा पनवेल की तरफ देख लीजिए या करजत की तरफ भी कुछ देख सकते हैं। क्योंकि अगर एयरपोर्ट जिस समय फंक्शन होगा और ये
बॉम्बे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वो सबर्ब्स की तरफ ही मूव कर रहा है। तो एज इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्स तो बेनिफिट फॉर सच स्मॉलर इन्वेस्टमेंट्स कैन बी हायर। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि एक छोटी इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है यहाँ से पैसा निकाल के थोड़े से और फर्दर ऑफ एरिया में, एंड जिस तरह से इन्होंने ऑलरेडी एक एप्रिसिएशन देख चुके हैं, शायद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में भी उसी तरह की एप्रिसिएशन देख पाए। जी ठीक है, बढ़िया है। तो आई होप सुनील साहब बड़ा क्लियर है और आपके लिए तो यहाँ विन विन सिचुएशन ही है, चाहे आप इसमें रहें चाहे निकलें। और जैसा बता रहे हैं कि कहाँ आगे बढ़ना चाहिए, और शुभकामनाएं भी आपके लिए हैं कि अगर आप कुछ अगला इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें भी रियल एस्टेट से इतना ही बढ़िया मुनाफा कमाएं। चलिए हम आगे बढ़ें। शर्मिष्ठा बनर्जी अब हमारे साथ है बेंगलुरु से फोन लाइन पर। हेलो शर्मिष्ठा, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पे प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आप? एक्चुअली मैं बोल रहा था जे इधर मैं बेंगलुरु के पास एक्चुअली कुछ हाँ जी बताएं। सॉरी पूछ रहा था जी। सो मेरा जो रेंज था 70 से 80 लाख का है, तो कौन सा एरिया ठीक रहेगा फॉर द प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू? अच्छा, तो मैं माफी चाहूंगा शर्मिष्ठा से, मैं कुछ और आप शर्मिष्ठा ही हैं? आपका नाम ही शर्मिष्ठा है या वो आपकी कोई रिलेटिव हैं? नहीं, मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ उसका लाइन पे, शी इज नॉट इन द लाइन। ओके चलिए, हाँ वही मुझे लगा कि शर्मिष्ठा जी की आवाज तो ये नहीं है। बहुत बढ़िया, खैर आपने सवाल ले लिया। तो बंगलुरु का ही सवाल है और आशीष जी आपके बंगलुरु से बैठ के हमसे बात कर रहे हैं, बेंगलुरु से इनफैक्ट। तो आशीष जी, शर्मिष्ठा जी का सवाल है और उनके बेटर हाफ ने यहाँ पूछा है, क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें? बेंगलुरु में हमने पुराने एपिसोड्स में भी डिस्कस किया, ईस्ट की जो बेंगलुरु की मार्केट है वो नंबर 1 मानी जाती है पोटेंशियल में भी, करंट सिनेरियो में भी। उसके बाद आती है नॉर्थ। ओके, तो काफी ओपन एंडेड सवाल है। अगर आप मेरे से पूछें इन्वेस्टमेंट अंडर 1 करोड़, तो 2-3 बेडरूम कुछ एरियाज में, 2 बेडरूम मेनली व्हाइटफील्ड वगैरह में मिल जाएगा, कुछ अच्छे एरियाज में जैसे हुडी सर्कल के आसपास या कुछ IT पार्क्स के आसपास। सेम इन्वेस्टमेंट में मे बी 3 बेडरूम मिल जाएगा कुछ नॉर्थ के एरियाज में, जैसे हेन्नूर रोड में या थनीसंद्रा मेन रोड में, क्लोजर टू एयरपोर्ट। तो काफी एवेन्यूज है। बेंगलोर एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत हर दो डायरेक्शंस जो मैंने बोली, नॉर्थ और ईस्ट, इनमें तो ग्रोथ और पोटेंशियल ग्रोथ अच्छा ही दिखाई दे रहा है। मतलब पिछले 4-5 महीनों में हमने देखा है कि लीजिंग एक्टिविटी भी काफी स्ट्रॉन्ग रही है, जबकि गूगल, फेसबुक वगैरह ऐसे एम्प्लॉइज जो है इनके वो वर्क फ्रॉम होम में ही है, स्टिल कंपनीज और ज्यादा स्पेस एक्वायर करती है। एप्पल ने एक काफी ज्यादा बड़ा स्पेस लिया है यहाँ पे। तो ये सब का बेनिफिट डेफिनेटली रेजिडेंशियल में आएगा, क्योंकि जो एम्प्लॉइज इन सब ऑफिसेज में काम करेंगे उनको घर चाहिए ही। तो ईस्ट बेंगलोर में व्हाइटफील्ड एरिया देखा जा सकता है, नॉर्थ बेंगलोर में एयरपोर्ट के आसपास इनके इस बजट में इनको 3 बेडरूम तक मिल सकता है। चलिए बढ़िया है। तो आई होप कि ये बात शर्मिष्ठा जी तक पहुंच जाएगी, उनके घर में तो पहुंच ही गई है कि क्या करना चाहिए आपको। बेंगलोर की एक अच्छी तस्वीर यहाँ पर बता दी आशीष जी ने, एंड आई होप कि ये जो सजेशन है ये आपके काफ़ी काम आएगा। और इसी के साथ हमारे लिए भी वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर प्रॉपर्टी गुरु। मैं आपके साथ विपिन भट्ट और हमारे साथ बने हुए हैं आशीष महाजन साहब, प्रॉप स्टोरी के को-फाउंडर। और यहाँ पर रियल एस्टेट पर बातचीत चल रही है और हमारे दर्शकों के सवाल हम ले रहे हैं। तो आशीष जी के साथ बातचीत आगे बढ़ाएं। अब एक ईमेल है हमारे पास जो कि भेजा है तरुण आहूजा साहब ने, और ये इन्होंने पूछा है कि भिवाड़ी, जो कि NCR में और राजस्थान का हिस्सा होता है, भिवाड़ी में टेरा एलिगेंस में 2 BHK फ्लैट आपने लिया, 2012 में बुक किए फ्लैट का पोजीशन हाल ही में मिला है, बेचने पर सलाह चाहिए। तो देखिए 2012 की चीज अब मिली 8 साल बाद, मिली बहुत अच्छी बात, तो लाइन पर होते तो हमने कांग्रेचुलेट्स करते, लेकिन अब ये बेचने पे ही सीधी सलाह चाह रहे हैं। पता नहीं है कितना अप्रिसिएशन हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है, तो आप ही बेहतर बता पाएंगे कि क्या इनको बेचना चाहिए जो चीज 8 साल बाद मिली है, और इस समय अगर भिवाड़ी के मार्केट को देखें तो कैसा है? जी, भिवाड़ी एक ऐसी स्टोरी है जो 2007, 8, 9 में गुड़गांव के और दिल्ली NCR के एक सबर्ब की तरह शूट अप करी, और काफी डेवलपर्स ने वहाँ पे काफी अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, बनाए भी कुछ डेवलपर्स ने। तो भिवाड़ी का डायरेक्ट लिंकेज आ जाता है IT पार्क्स, सॉरी IT पार्क मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से, जो राजस्थान के अंदर है या हरियाणा में है
काफी सारी बड़ी फैक्ट्रीज इस एरिया में ऑपरेट करती हैं। पर जो हम बार बार बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सपोर्टिव नहीं रहा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इस तरह से हुई कि गुड़गांव में अफोर्डेबिलिटी थी नहीं, किसी को 30 लाख का घर चाहिए वो गुड़गांव में मिल नहीं रहा है, तो सब लोग भिवाड़ी की तरफ जा रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, 1 2 3 4 यूनिट भी एक एक आदमी ले ले रहा था। और स्टोरी यही था कि गुड़गांव से भिवाड़ी बाय रोड अभी 1 घंटा लगता है, रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी तो वो टाइम कम हो जाएगा। लेकिन वहां पे कुछ 1 2 डेवलपर्स को छोड़ के बाकी सब डेवलपर्स के तो प्रोजेक्ट डिले हो गए। तो जैसे ये बता रहे हैं इनका प्रोजेक्ट काफी डिले से आया। गवर्नमेंट की जो रोड इम्प्रूवमेंट थी या मेट्रो का प्लान था वो सब भी कुछ हुआ नहीं। तो जो टाइम लगता है भिवाड़ी से गुड़गांव ट्रैवल करने का वो अभी भी बहुत ज्यादा है। और अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत लोग यहाँ गुड़गांव से वहां रहते हैं क्योंकि वहां के रेंटल्स भी कुछ सपोर्टिव नहीं है। मतलब 2 बेडरूम का रेंट 5 से 8 हजार रुपए होगा और अच्छे सोसाइटी में। तो इनका ये कहना कि क्या मैं भिवाड़ी से एग्जिट कर जाऊं, मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ उससे कि इनको भिवाड़ी से पैसा निकालने, जो भी आ गया वो बहुत है। हर इन्वेस्टमेंट में कभी मुनाफा होता है, कभी लॉस हो जाता है। तो एक तरह से इनको अगर लॉस हो रहा है तो इनको निकाल लेना चाहिए, क्योंकि एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद भिवाड़ी में आगे भी कुछ खास देखने को ना मिले। ठीक है, तो चलिए ये सलाह है तरुण जी के लिए, और भिवाड़ी मार्केट की पूरी तस्वीर आपके लिए पेश की आशीष जी ने। और साथ में अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। बहुत सारे प्रश्न हम और लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ा समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि कई लोग हमें बोलते हैं कि हमारा प्रश्न नहीं, लेकिन अगले एपिसोड में जरूर आएगा। जाने से पहले आशीष जी आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और दर्शकों से हमेशा की तरह यही निवेदन कि आप pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल हमें भेजते रहिए, निष्फिक्र होके कि वो जरूर लिए जाएंगे। थोड़ा डिटेल डाल दीजिए और फोन नंबर, बाकी हम आपसे जानकारी ले लेंगे। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।